नमस्कार दोस्तों, कदम के आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज से जैसे हमने निर्धारित किया था, हम आज से खड़ी बोली पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि हमने अवधि को पढ़ लिया है और ब्रज को पढ़ लिया है और उसके बाद में आखिरी जो भाषा हमारे सिलेबस की बचती है, जो हिंदी के विकास के विभिन्न चरणों की जो भाषाएं हैं, उनमें से जो आखिरी भाषा है वो है खड़ी बोली। ठीक है, तो खड़ी बोली अगले 2 दिन में पढ़ने की कोशिश करेंगे हम। आज हम इसका नामकरण, इसका विकास और तीव्र विकास के कारण, इन 3 टॉपिक्स को देखेंगे और बचे हुए टॉपिक्स को हम कल पूरा देखेंगे। फिर जो अगला दिन मैंने आपको दिया, इन 6 की 6 भाषाओं के रिवीजन के लिए आपको ये 1 दिन दिया गया है। ऐसा समझिए कि अगले 2 दिन उसके बाद में आपकी हॉलीडे रहेगा, लेकिन आप दोनों दिन कोशिश करेंगे इन 6 की 6 भाषाओं का एक रिवीजन कर लेंगे तो आपको चीज़ें कंठस्थ हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए खड़ी बोली से के नामकरण से शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो खड़ी बोली का जो पहले जिस नाम से जानी जाती थी उसे या तो कौरवी या देहलवी, क्योंकि ये कुरु प्रदेश और दिल्ली वाला जो प्रदेश है, आज का जो दिल्ली वाला प्रदेश है, उसमें बोली जाने वाली भाषा थी, इसलिए इस नामों से इसको जाना जाता था। तो इसे कुरु प्रदेश की बोली, दिल्ली, आगरा, मेरठ, पानीपत, अंबाला वाले जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में इस बोली को बोला जाता था, इसलिए इसे इन नामों से भी जाना जाता था। इसका जो प्रयोग है वो व्यापक हुआ है दिल्ली सल्तनत के बाद में, है ना। दिल्ली सल्तनत के बाद में इसके प्रयोग में व्यापकता आई, अंग्रेज़ों का आगमन होता है, फिर और तेज़ी से बढ़ती है। इस प्रकार इसका विकास देखा जाता है। चूँकि सल्तनत काल से ही इसका विकास देखा गया था, इसलिए इस पर थोड़ा थोड़ा फारसी प्रभाव भी देखने को मिलता है। ठीक है, और खड़ी बोली में विभिन्न शैलियाँ विकसित हुई, जिनको अलग अलग नामों से जाना गया, जैसे हिंदुई शैली, हिंदुस्तानी शैली, रेखता, उर्दू, दक्षिणी। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो उर्दू है उसका हिंदी के साथ आप संबंध बताइए। तो उर्दू जो भाषा है वो हिंदी से ही निकली हुई एक भाषा है, उसका अलग से स्वतंत्र भाषा के रूप में विकास नहीं हुआ है। ठीक है, अब बात आता है कि जब हम इसको खड़ी बोली बोल रहे हैं तो ये जो खड़ी जो शब्द है, ये जो खड़ी जो शब्द है, इस खड़ी से क्या तात्पर्य है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग इसको लेकर मान्यताएं रही हैं। जैसे डॉक्टर जो धीरेन्द्र वर्मा हैं, इन्होंने खड़ी को कठोरता का प्रतीक माना है। खड़ी मतलब कठोरता का प्रतीक, और विशेषकर ये माना है इन्होंने ब्रज के संदर्भ में। ब्रज में कोमलता है तो खड़ी में कठोरता है, ऐसा इनका मानना था। वहीं दूसरी ओर गारसा दत्त तासी, डॉक्टर चंद्रबली पांडे जैसे जो विद्वान है, उनका मानना था कि जो खड़ी है, इसका जो मतलब है, खड़ी का मतलब है खरी से, और खरी का मतलब होता है शुद्ध भाषा से इसका तात्पर्य होता है। ठीक है, एक जो टी ग्राहम बोली जो हैं विद्वान, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने इसका स्टैंडिंग शब्द का अनुवाद खड़ी के रूप में किया। मतलब स्टैंडर्ड लैंग्वेज को माना खड़ी भाषा, अर्थात मानक और परिष्कृत भाषा। तो खड़ी का तात्पर्य जो निकल कर आया वो आया मानक या परिष्कृत भाषा। एक और मत है जिसके तहत वो मानते हैं कि खड़ी पाई की जो ये वाले जो होती है, जैसे आ में जो खड़ी पाई वाली जो ध्वनि होती है, उसका अधिक प्रयोग होता है इस भाषा में, इसलिए इसे खड़ी कहा गया। ठीक है ना, ये एक और मत है। तो विभिन्न मत दिए गए हैं, लेकिन फाइनली कौन सा मत सबसे ज़्यादा मान्य है, तो ये वाला जो मत है ये सबसे ज़्यादा मान्य है। खरी वाला मत सर्वाधिक मान्य है। इसको खरी इसलिए कहा गया क्योंकि रे का डे में उच्चारण होने का एक जो खड़ी बोली की विशेषता देखी गई है, इसलिए इसे खरी की बजाय खड़ी कहा गया। ठीक है, और दूसरा इसका प्रमाण एक और ये भी है कि लल्लू जी लाल, आपको एक सवाल भी दिया गया था लल्लू जी लाल के, अच्छा वो यहाँ आपको नहीं दिया गया, तो लल्लू जी लाल ने प्रेम सागर लिखा था, उसमें पहली बार खड़ी बोली शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था। और उस जो खड़ी बोली शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो प्रयोग किया गया था प्योर हिंदी के संदर्भ में। तो प्योर क्या हो गया, खरी, तो खरी हिंदी या प्योर हिंदी के रूप में खड़ी बोली कहा गया। ठीक है, और इसका जो खड़ेपन से संबंध है, इसीलिए इसको खड़ी बोली कहा जाता है। जब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बाद में
जो भाषा का विकास हुआ उसके बाद में ये खड़ी बोली नाम से ही प्रसिद्ध हुई। तो ये थोड़ा थोड़ा एक पृष्ठभूमि सी बनी हमारी, और साथ में इसका जो खड़ी जो शब्द है या इसका जो नामकरण है उससे जुड़े हुए टॉपिक्स हमने देखे। ठीक है, इतने मुश्किल नहीं है पर चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, फिर हम देखेंगे इसका विकास। अब जो इसका विकास हम देखेंगे ये डिफरेंट कालखंड कह लीजिए या काव्यगत जो वर्गीकरण है उसके आधार पर इसके जो खड़ी बोली के विकास को देखेंगे। सिद्ध साहित्य में खड़ी बोली का क्या विकास हुआ, नाथ साहित्य में, खुसरो साहित्य में, संत साहित्य में और रहीम साहित्य में और दक्षिणी हिंदी में। ये शुरुआती जो खड़ी बोली का जो विकास है या खड़ी बोली की जो पृष्ठभूमि जहाँ से आती है उन सबको हमें एक एक करके देखना है। ठीक है, तो उसके बाद में दक्षिणी हिंदी के बाद में हम 19वीं सदी में खड़ी बोली के विकास को देखेंगे और अंततः 20वीं सदी में खड़ी बोली के विकास को देखेंगे। 19वीं सदी में हम बात करेंगे भारतेंदु पूर्व युग की और भारतेंदु युग की। उसके बाद द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता। जो आधुनिक पूरा जो काल है उसमें खड़ी बोली का विकास किस प्रकार होता है ये हमें देखना होगा। तो चलिए एक एक करके इन टॉपिक्स को हम देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम सिद्ध साहित्य की। तो सिद्ध साहित्य क्या है, 8वीं 9वीं से लेकर 11वीं 12वीं शताब्दी वाला जो पीरियड है वो सिद्धनाथ साहित्य वाला पीरियड है। विशेषकर जब हमने अपभ्रंश वगैरह की बात की थी तो उस दौरान का ये पीरियड है। तो इसका प्रभाव क्या था, बौद्ध परंपरा का हिंदू परंपरा से प्रभावित ये आंदोलन था। जब हम आदिकाल पढ़ेंगे तो सिद्ध साहित्य को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे वहाँ पर। तो अभी ये ध्यान रख लीजिए कि बौद्ध परंपरा से ही इसका विकास हुआ है। तंत्र मंत्र से सिद्धि प्राप्त करने की यहाँ पर कोशिश होती है। इसके जो प्रमुख कवि हैं वो हैं सरहपा, शबरप्पा, लुइपा, ये सब इसके प्रमुख कवि हैं। ठीक है, दोहा व चर्या पदों के रूप में इन्होंने जन भाषा में जो साहित्य लिखा है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा हिंदी, खड़ी हिंदी की कुछ विशेषताएं देखने को मिलती हैं। जैसे न के स्थान पर न का प्रयोग, इकारांत व आकारांत शब्दों का अनुनासिक प्रयोग। जैसे घर ही बैसी दीवा जाली, कौन ही बैसी गंडा जाली। ठीक है, तो देखिए इकारांत बैसी, आकारांत दीवा, गंडा, है ना। ये शब्द ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये खड़ी बोली के कुछ झलकें हमको इस काल में भी देखने को मिलती हैं। ऐसे ही पंडित सअल सत्य बखान, देहि बुद्ध बसंत न जाने। तो न की जो ध्वनि है ये भी यहाँ पर प्रयोग में लाई जा रही थी। तो शुरुआती सिद्ध साहित्य में इसकी झलक देखने को मिल रही है। इसी प्रकार यही झलक हमें नाथ साहित्य में भी देखने को मिलेगी। और सिद्धों का जो विकसित रूप या विरोधी रूप जो था वो नाथ साहित्य था। इसके प्रमुख गोरखनाथ थे। इन्होंने भोग प्रधान साधना पद्धति के खिलाफ मोर्चा खोला और संयम व निवृत्ति मूलक साधना पद्धति पर बल दिया। डिटेल में पढ़ेंगे हम आदिकाल में, इतना घबराने की बात नहीं, हमें अभी केवल भाषाई पर्सपेक्टिव से इसको देखना है। तो इनकी जो प्रवृत्ति थी वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति थी। इसके कारण हिंदी बोलियों पर इसका प्रभाव देखा गया। तो यहाँ पर भी न के स्थान पर न आकारांता, इकारांता व एकारांता यहाँ देखने को मिलेगी। नौलख पात्री आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, आकारांता, है ना, ये आकारांता, ये इकारांता। ऐसो मन जय जोगी खेले, तब अंतरी बसे भंडारा। तो काफ़ी हद तक आप देखोगे खड़ी बोली के शब्द यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है ना। ऐसे ही जानी के अजानी होए, बात तू ले पछाणी, चेले हो दुआ लाभ होइया, गुरु होइया आनी। ठीक है ना। तो अणय की ध्वनि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ऐसे ही आकारांता आप इजीली देख पा रहे हो। ठीक है, इकारांता भी देखने को मिल रही है। तो ये विशेषताएं हैं जो खड़ी बोली की हमें शुरुआती सिद्ध और नाथ साहित्य में देखने को मिलती हैं। फिर खुसरो साहित्य में तो कई ऐसे उन्होंने मुकरियाँ लिखी हैं, पहेलियाँ लिखी हैं जो सीधी सीधी खड़ी बोली की ही नज़र आती हैं। यह एकदम आधुनिक व शुद्ध रूप में खड़ी बोली नज़र आती है। इसमें आप देखेंगे एक थाल मोती से भरा वाला जो वो है। साथ ही अमीर खुसरो अपने भाषिक प्रयोगों में अपने समय तथा भविष्य की भाषिक प्रवृत्तियों का सुंदर समन्वय स्थापित कर रहे थे। क्या कर रहे थे? भाषिक प्रयोग कर रहे थे।
तो अपने समय में जो प्रचलित रूप था और भविष्य में जो प्रवृत्तियां होने वाली थी, उन दोनों का क्या कर रहे थे, एक समन्वय स्थापित कर रहे थे। इन्होंने भाषाओं में समन्वय स्थापित किया। इन्होंने ब्रज व खड़ी का मिश्रित रूप यहाँ देखने को मिलता है। खुसरो दरिया प्रेम का ये वाला जो पद है इनका, इसमें ब्रज और खड़ी का मिश्रित रूप भी देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं खड़ी यहाँ भी दिख रही है, एक थाल मोती से भरा वाले में भी दिख रही हैं। इनके जो दो सुखने हैं वहाँ भी खड़ी बोली देखने को मिलता है। उसका उदाहरण आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर बाद में बात करेंगे हम संत साहित्य में खड़ी बोली। संत साहित्य वो दौर है जो निर्गुण भक्ति का धारा का दौर है। कबीर जी जिसके प्रमुख कवि हैं, इस दौरान भी खड़ी बोली का रूप देखने को मिलता है। सद्धु कड़ी पंचमेल जो खिचड़ी भाषा का जो कबीर जी ने प्रयोग किया है, इसमें भी इन्होंने मिश्रित भाषा में खड़ी बोली को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। जैसे ये वाला पद देखिए, जो बिछुड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में हमन को इंतजारी का। ये अगर आज की डेट में देखेंगे तो आपको खड़ी बोली का ही नजर आएगा ये, जबकि ये लिखा गया है कब, संत काव्यधारा में। ऐसे ही मलुकदास द्वारा लिखा हुआ, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। देखिए आकारांता, इकारांता, ठीक है ना। तो ऐसे कई सारी विशेषताएं हैं जो मलुकदास जी में मिल रही हैं। मलुकदास जी भी क्या है, संत काव्यधारा के कवि हैं, तो उस दौरान भी खड़ी बोली का प्रयोग देखने को मिल रहा है। फिर रहीम साहित्य में भी खड़ी बोली देखने को मिलती है। ये अकबर के सहयोगी कवि थे, कृष्ण भक्त कवि हैं। इन्होंने शब्दों या पदों की प्रयुक्ति के स्तर पर, व्याकरणिक ढांचे पर नहीं, मतलब ये है कि इन्होंने जो शब्द प्रयोग किए हैं वो खड़ी बोली के प्रयोग किए हैं। व्याकरणिक ढांचे इन्होंने ब्रज का ही अपनाया है। शब्द आधुनिक खड़ी बोली के काफ़ी करीब नज़र आते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी बीनू न उबरे मोती मानस चुन। ऐसे ही रहीमन ओछे नरन सो, बैर भली न प्रीत, काटे चाहे श्वान के दुहूं भांति विपरीत। ठीक है, तो ये जो दोनों पद हैं इसमें कहीं ना कहीं खड़ी बोली देखने को मिले, पर शाब्दिक स्तर पे, ना कि व्याकरणिक स्तर पे। ठीक है, फिर दक्षिणी हिंदी का इसे आधुनिक रूप माना गया है। दक्षिणी हिंदी क्या है कि जब राजधानी परिवर्तन किया गया था तो उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने एक दक्षिण अभियान चलाया था, और दक्षिण अभियान चलाने के बाद में इन्होंने अपनी राजधानी को परिवर्तित किया था। तो जब राजधानी का परिवर्तन हुआ, नॉर्थ से जब साउथ की तरफ गए, तो नॉर्थ की भाषाओं और साउथ की भाषाओं के बीच में समन्वय हुआ, है ना। दोनों को एक्सपोजर मिला, नॉर्थ की भाषाओं को साउथ की भाषाओं का, और दक्षिण की भाषाओं को उत्तर की भाषाओं का। तो इन दोनों के संयोग से जो एक नई भाषा का विकास हुआ, बोली का विकास हुआ, उसे कहा गया दक्षिणी हिंदी। और उस भाषा में, उस भाषा को नींव माना जाता है खड़ी बोली का। तो जब ये ऐसा राजधानी परिवर्तन हुआ तो भाषा पर क्या क्या प्रभाव आएंगे, देखिए मराठी का, तेलुगु का, कन्नड़ का आदि का प्रभाव आया। ऐसी भाषा जिसका व्याकरणिक ढांचा तो खड़ी बोली का था, और बाहरी कलेवर में लिपि में फारसी थी, और प्रकृति में क्या थी, सामासिक थी। मतलब लिपि तो कौन सी चुनी गई, फारसी लिपि। व्याकरणिक ढांचा किसका था, खड़ी बोली का। और शाब्दिक स्तर पर लगभग सभी भाषाओं के शब्दों को वो समाहित करती थी। ऐसी भाषा को क्या कहा गया, दक्षिणी हिंदी कहा गया। और दक्षिणी हिंदी में खड़ी बोली के विकास की पृष्ठभूमि देखी जा सकती है। जैसे ये वाला पद देखिए, जिसे इश्क का तीर कारी लगे, उसे जिंदगी क्यों न भारी लगे। ठीक है ना। ऐसे ही मैं आशुक उस पीव का जिसने मुझे जीव दिया है। ऐसे ही सूरज यूं है रंग आसमानी मने, कि खिल्या है कमल फूल पानी मने। देखिए जो जो याद हो सकते हैं, 2-3 उदाहरण आपको याद कर सकते हो। यहाँ पर जो डे करने की जो प्रवृत्ति है वो, और महाप्राण ध्वनियों का अल्पप्राणीकरण की जो प्रवृत्ति है वो आज की खड़ी बोली में भी देखने को मिलती है, जो दक्षिणी हिंदी में भी देखने को मिली थी। तो ये विशेषताएं बताती हैं कि दक्षिणी हिंदी में भी खड़ी बोली के कुछ तत्व देखे जा रहे थे। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, देख लिए। हमने सिद्ध साहित्य पढ़ लिया, नाथ साहित्य में हिंदी का पढ़ लिया, उसके बाद अमीर खुसरो में पढ़ लिया, फिर अमीर खुसरो के बाद में हमने संत काव्यधारा में पढ़ लिया, रहीम में पढ़ लिया, और उसके बाद दक्षिणी हिंदी में पढ़ लिया। तो इतना पृष्ठभूमि हमने पढ़ रखी है। अब हम बात करेंगे 19वीं सदी में खड़ी बोली के विकास के क्या कारण थे 19वीं सदी में। ठीक है,
तो देखिए 19वीं सदी में महत्वपूर्ण रूप से 5 से 6 कारण देखने को मिलते हैं, जिसका चार्ट आपके सामने है। इसका डिटेल मैं आगे आपको बताऊंगा, है ना, लेकिन इस चार्ट से लगभग चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। पहला है आधुनिकता का आगमन, दूसरा है राजनीतिक कारण, तीसरा है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, ईसाई मिशनरियों का आगमन, सामाजिक सुधार आंदोलन और प्रेस की स्थापना। ये 6 मेजर पॉइंट्स हैं जो बताते हैं कि हिंदी का विकास किस प्रकार हुआ है, ठीक है, 19वीं सदी में। अब एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं। ये पूरे पॉइंट्स पढ़ने के बाद में आप इस चार्ट पर दोबारा आएंगे तो आपको चीज़ें एक ही पृष्ठ पर, आधे पृष्ठ पर ही सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। पहले देखते हैं आधुनिकता का आगमन। तो आधुनिकता का आगमन में आपको ब्रज व अवधि की विशेषताएं और कमियों को लिखना है और फिर बताना है कि कैसे इन कमियों के चलते खड़ी बोली को विकास के लिए उसको एक प्लेटफॉर्म मिला, क्योंकि उनमें कमियां थी। जैसे ब्रज अति कोमल थी, अवधि क्या थी, औदात्य को ही धारण करती थी, जबकि खड़ी बोली में लौकिक जो चिंताएं थी, जो आधुनिक मनुष्य की जो चिंताएं थी, आधुनिक मनुष्य के जो मुद्दे थे, उनको व्यक्त करने में कहीं ना कहीं खड़ी बोली इन दोनों पर भारी पड़ती है। फिर आप बताएंगे कैसे ये आधुनिक भावबोध को अभिव्यक्त नहीं कर पाई, यही बात मैं बता रहा हूँ। फिर दूसरा आप बताएंगे गद्य के ये विस्फोट का काल है, ठीक है। अब आपको ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है कि ब्रज का पतन और खड़ी बोली का विकास क्या है, एक समानांतर घटना है। इसमें प्रश्न भी आएगा, तो आपको क्या बताना, खड़ी बोली का जब आप विकास बताएंगे तो कहीं ना कहीं एक पृष्ठभूमि बताएंगे कि कैसे ब्रज की जो कमियां थी उन्होंने सुनिश्चित किया कि खड़ी बोली का विकास हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जब भी खड़ी बोली का विकास की बात होगी आप ब्रज का पतन अवश्य अपने उत्तर में शामिल करेंगे, ठीक है। फिर आप बताएंगे क्या कोई खड़ी बोली का विकल्प नहीं था, क्यों खड़ी बोली ही बनी। तो कुछ हद तक ये सही बात है कि और कोई उस टाइम पर कोई भाषा या बोली नहीं थी जो खड़ी बोली की बजाय उसी स्तर पर आ पाती जो खड़ी बोली आ पाई अंततः है। मतलब ब्रज और अवधि तो थी, लेकिन उसको रिप्लेस किसने किया, खड़ी बोली। पर खड़ी बोली के अतिरिक्त और कोई भाषा नहीं थी जो खड़ी बोली का स्थान ले पाती, ठीक है। फिर आप बताएंगे कि खड़ी बोली में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिन्होंने इसका विकास सुनिश्चित किया। जैसे ये अपनी प्रकृति में सामासिकता को ग्रहण करती थी, फारसी शब्दों का प्रयोग, पंजाबी शब्दों का प्रयोग, अन्य भाषाओं के उर्दू के शब्दों का प्रयोग इसने अपने में शामिल किया। इसकी उर्दू शैली में व दक्षिणी हिंदी में गद्य साहित्य की एक सुदीर्घ परंपरा स्थापित हो चुकी थी, जिसकी चर्चा जस्ट हमने की है, कहाँ से, सिद्धनाथ साहित्य से लेकर दक्षिणी हिंदी तक, ठीक है। आधुनिक में वह भाषा आवश्यक थी जो पद्य के प्रवाह को नहीं, गद्य के ठहराव और विस्तार को धारण करती है। ये चीज़ भारतीय हिंदू युग में भी देखने को मिलती है। गद्य के रूप में तो खड़ी बोली आ गई थी, लेकिन पद्य में अभी भी ब्रज बनी हुई थी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। बाद में पद्य के लेवल पे भी वो रिप्लेस हो गई, लेकिन गद्य में निर्विवादित रूप से खड़ी बोली ने अपना स्थान अर्जित किया। आदिकाल के सिद्धनाथ, खुसरो, भक्ति काल की संत काव्यधारा, ये सब मैं बता चुका हूँ कौन सी परंपरा रही है, ठीक है। तो फिर आप बताएंगे कि समग्रतः ये कहा जा सकता है कि आधुनिकता का आगमन ही वह प्रस्थान बिंदु है जिससे ब्रज भाषा के पतन व खड़ी बोली का तीव्र विकास सुनिश्चित हो पाया, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट्स एक बार फिर से देख लेने हैं, है ना, आप खुद देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो नहीं लंबा हो जाएगा। तो इनको एक बार और देख लेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। मैंने कुछ जगह केवल आउटलाइन बनाई है, तो आपको आउटलाइन के लेवल पर अपना कंटेंट इसमें फिट इन करना है, ठीक है। फिर जो दूसरा कारण था वो था राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण ये था कि मुगल शासन अब आ चुका है, और मुगल शासन था और मुगल शासन आ चुका था। उसके बाद लेकिन अंग्रेज़ों का आगमन होता है। अंग्रेज़ों के आगमन किस प्रकार हुआ है, हमने इतिहास में पढ़ा है हमने, ये कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, फिर धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज उस शासन को ले लेता है, और इस प्रकार एक तरीके से दोनों थे तो अंग्रेज़ों का एक आगमन होता है। तो अंग्रेज जब आते हैं तो उनका परिचय किससे होता है, व्यवहारिक भाषा, और जो कौन सी होती है, खड़ी बोली से। इसलिए वो आगे भी अपना जो प्रचार प्रसार करते हैं, अपने जो विचारों का प्रसार करते हैं, वो सब किस में करते हैं, खड़ी बोली में ही करते हैं। तो ये हुए राजनीतिक कारण। फिर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जाती है। इसका स्थापना का उद्देश्य ये होता है कि ब्रिटिश प्रशासकों को भारतीय भाषा का ज्ञान दिया जाए, ताकि वो प्रशासन में
उसको उपयोग में ला सकें। तो उसके लिए कॉलेज का स्थापित किया जाता है। 1801 में इसकी स्थापना होती है, जिसे फोर्ट विलियम कॉलेज कहा गया। इसमें जो प्रमुख लोग थे वो थे डॉक्टर गिलक्रिस्ट, लल्लू लाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह खां। ये महत्वपूर्ण लोग थे जो फोर्ट विलियम कॉलेज में इन्होंने अपनी भूमिका दर्ज की और हिंदी के विकास में भी अपना कंट्रीब्यूशन या अपनी भूमिका दर्शाई। ठीक है, इन्होंने खड़ी बोली और गद्य की विभिन्न शैलियों से सबको परिचित कराया। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना एक महत्वपूर्ण चरण है हिंदी की विकास यात्रा में। फिर है ईसाई मिशनरियों का योगदान। तो ईसाई मत के प्रचार प्रसार हेतु खड़ी बोली का प्रयोग किया गया था। जब ईसाईयत को अनुमति मिली भारत में कि आप आकर अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ये आप इतिहास में पढ़ते हैं, तो जब वो आए तो इन्होंने देखा कि यहाँ तो अंग्रेजी तो इतने लोग जानते नहीं थे, तो उन्होंने क्या कि यहाँ की लोक भाषा को ही पकड़ा कि उनके जो विचार हैं, धार्मिक जो विचार हैं, उनको लोकल भाषा में प्रसारित किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, बाइबल के पहले तो कुछ अंशों को अनुवादित कराया और बाद में क्या किया, पूरी बाइबल का ही अनुवाद कर दिया, जिसके कारण उनके विचार पूरे भारत में भी फैले। लेकिन कहीं ना कहीं उनके फैलने के कारण हिंदी को भी एक प्रचार प्रसार मिला। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। अब चूंकि एक आप समझिए कि पूरा एक विदेशी जो धर्म है उसके लोग आकर धार्मिक परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रहे हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो जो हमारे भारत में जो लोग होंगे उनको अपने ऊपर एक खतरा नजर आएगा। तो उसके प्रत्युत्तर में भारतीय जो बुद्धिजीवी हैं उन्होंने धर्म और समाज सुरक्षा हेतु अपने धर्म में सुधार किए, सामाजिक सुधार किए। तो इसे धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन कहा गया। तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी जब ये सुधार आंदोलन वगैरह किए तो उन्होंने जो चीज़ें फैलाई, जो प्रचार प्रसार किया, वो खड़ी बोली में ही किया। इसलिए खड़ी बोली को दोहरे रूप में, वहाँ ईसाई मिशनरियों से भी प्रचार मिल रहा है, यहाँ सामाजिक सुधार आंदोलन से भी प्रचार मिल रहा है, तो दोहरा लाभ हुआ। ठीक है, इसके उदाहरण आप डाल सकते हैं। जैसे दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के प्रचार के लिए, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के लिए, श्रद्धाराम फिलोरी ने हिंदू धर्म सभा के माध्यम से खड़ी बोली का ही प्रयोग किया। विचार प्रचार प्रसार सामग्री आदि में सरल सुबोध खड़ी बोली का प्रयोग किया। ऐसे ही राजा राम जो मोहन राय है, इन्होंने वेदांत सूत्र का अनुवाद हिंदी में कराया। इन्होंने बंगदूत अखबार चलाया जो भी खड़ी बोली में था। ऐसे श्रद्धाराम फिलोरी ने ओम जय जगदीश की रचना की, जो आज भी हम जिस आरती को गाते हैं वो खड़ी बोली में ही रची गई थी। ठीक है, ऐसे ही थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है, जिसके एक महत्वपूर्ण पक्ष एनी बेसेंट रही हैं, जो हमने इतिहास में पढ़ा है, उन्होंने भी अपने विचारों को खड़ी बोली में ही प्रसारित किया। तो ये जो चीज़ें थी ये थी सामाजिक सुधार आंदोलन जैसी के संदर्भ में। आखिरी जो बात है वो है प्रेस की स्थापना। जैसे अंग्रेज आते हैं, आधुनिकता का आगमन होता है, वो अपने साथ प्रेस को भी लाते हैं। ठीक है, तो नागरी लिपि के लिए टाइप डालने की सुविधा शुरू हो गई थी जैसे ही ईसाई मिशनरी आई और उन्होंने अपने प्रचार प्रसार के लिए, और प्रेस आ चुकी थी, तो प्रेस से तो कई सारी कॉपियाँ एक साथ बन सकती थी, तो उन्होंने टाइपिंग शुरू करी। तो उसमें किसको प्रयोग में लाए, नागरी लिपि में, और भाषा कौन सी रही, खड़ी बोली। ऐसे ही पत्रकारिता का विकास होता है। जैसी प्रेस आती है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कई पत्रिकाएं निकाली। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका, बाल बोधिनी, हिंदी प्रदीप जैसे बालकृष्ण भट्ट ने निकाली। ब्राह्मण जो पत्रिका थी वो प्रताप नारायण मिश्र की थी। तो मतलब प्रेस के आने से बहुत सारी पत्रिकाएं आई और इसमें भाषा कौन सी रही, खड़ी बोली। इसी प्रकार आचार्य शुक्ल द्वारा भी प्रशंसा की गई खड़ी बोली की, है ना। ऐसे ही सदा सुखलाल जी ने भी आगरा से पत्रिका निकाली। तो ये सब वो दौर है कि प्रेस के आगमन के साथ ही खड़ी बोली को एक ये कह लीजिए कि कैटलिस्ट की भूमिका उसने निभाई। ठीक है, तो ये हमारे टॉपिक्स हो गए जो हमें पढ़ने थे। एक बार देख लेते हैं। हमने खड़ी बोली का नामकरण पढ़ लिया, विकास पढ़ लिया और तीव्र विकास के कारण पढ़ लिया। अब जो साहित्यिक स्वरूप है, जो अगला जो टॉपिक है साहित्यिक स्वरूप, ये हमें कल पढ़ना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थोड़ा सा
कंटेंट ज़्यादा है आज के वीडियो में, लेकिन चीज़ें आसान हैं। तो भले 2 बार देख लीजिएगा, अपने नोट से भी एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर जो खड़ी बोली के बाकी टॉपिक्स हैं वो हम कवर करेंगे। धन्यवाद।